अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रैंकाइन साइकिल विद रीहीट। इससे पहले हम लोग रैंकाइन साइकिल को स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोगों ने आज देखना है कि रीहीटर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, रीहीट क्यों करना ज़रूरी होता है और इससे जो है वो एफिशिएंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो रैंकाइन साइकिल विद रीहीट से थोड़ा सा पहले मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हम क्लास में स्टार्टिंग लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीएस डायग्राम ऑफ वाटर की। ये थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। टीएस डायग्राम ऑफ वाटर, तो ये सबसे पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं। टीएस डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी, एसमी फॉर एंट्रोपी। तो अब इसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि जिस तरह हम कहते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस वो हम किस प्रेशर पे है। मतलब अगर हम देखते हैं ना, अगर प्रेशर वाटर के ऊपर जो प्रेशर है वो 1.01 बार्स है, ये यूनिट इसका बार में है। तो 1.01 बार मतलब 1 एटीएम प्रेशर ही होता है ये। तो उस केस में जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, सैचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है जिस पे वो लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, उसी को हम कहते हैं ना सैचुरेशन टेम्परेचर। जिसमें वो लिक्विड में चेंज होना शुरू वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो अपना टेम्परेचर उस ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो अपना फेज चेंज करना शुरू कर देता है। लेकिन उसमें क्या है कि प्रेशर कितना होगा, 1.01 बार्स। लेकिन अगर यही प्रेशर हम 2 कर देते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 120.2 हो जाता है। अगर हम 3 कर देते हैं, 3 बार्स प्रेशर कर देते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट 133.5 हो जाता है। इसी तरह अगर हम प्रेशर उसके ऊपर 5 कर देते हैं तो आपका जो सैचुरेशन टेम्परेचर है जिस पे वो लिक्विड से वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा और वो मुकम्मल तौर पे उस टेम्परेचर पे वेपर्स भी बन जाएंगे, वो हमने देख चुके हैं। तो 5 अगर बार प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है या सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, 151। इसी तरह अगर 0.06 बहुत कम प्रेशर हमने उसके ऊपर कर दिया तो बॉइलिंग टेम्परेचर आपका हो जाता है 36.1। मतलब इस चीज़ से आप देख सकते हो कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपका टेम्परेचर जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और लेकिन जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वो सैचुरेशन टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। ये हर लिक्विड के केस में तकरीबन होता है। जिस तरह अगर हम अमोनिया की बात करें, जस्ट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर उस पर प्रेशर जो है वो अमोनिया के केस में अगर प्रेशर जो है वो 1.196 है तो आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो है -30 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेम्परेचर। और अगर यही प्रेशर 5.34 है बार्स में तो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाते हो तो आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जो आपका कहना चाहिए सैचुरेशन टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ होता रहता है। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने टीएस डायग्राम में देखना है। तो टीएस डायग्राम में आपको स्टूडेंट्स पता है कि जो टीएस डायग्राम है वाटर के लिए, ये डोम होती है और उसमें ये देखें, जिस तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इस प्रेशर पे जो है वो जो प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर होता है उसकी क्या लाइन बनती है, किस तरह से लाइन बनती है, इस तरह से बनती है, यूँ फिर यूँ। ठीक है, ये प्रेशर है पी 1, इसको मैं कहता हूँ प्रेशर 1.01 है। ठीक है, तो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर कौन कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100। तो इस पे क्या हो रहा है, ये कौन सी लाइन है, ये टीएस टेम्परेचर है। यहाँ पे फेस चेंज होना शुरू होगा और जब तक फेस चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लाइन है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन है ना,
ऐसे ही है, क्योंकि इसमें फेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड प्लस वेपर्स हैं, फेस चेंज हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ लिक्विड है और यहाँ पे वेपर्स हैं, स्टीम है। लिक्विड, लिक्विड वेपर, वेपर्स, ठीक है, 100 डिग्री। इसी तरह अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हो, प्रेशर को आप 2 कर देते हो, तो ये लाइन कुछ यूँ हो जाएगी, ठीक हो गया। ये P2 प्रेशर है, मतलब 2 बार प्रेशर है, तो आपका सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। इसी तरह जब आपने 3 कर दिया तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह जब आप 5 कर दोगे तो तब इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लेकिन आपने ये देखा कि जो लेटेंट हीट है, जो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड है, वो कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, आपका सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। देखें, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, 120 हो गया, 135, लेकिन जो हीट रिक्वायर्ड है, ये जो हीट है, जो लिक्विड और वेपर वाला डोम जो है, लिक्विड को मुकम्मल तौर पे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो हीट रिक्वायर्ड है वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो एक प्रेशर ऐसा आता है जहाँ पे आपको लिक्विड से वेपर्स में जाने के लिए लिक्विड प्लस वेपर वाले डोम से नहीं गुजरना पड़ता। लिक्विड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कौन सा प्रेशर होता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और वाटर के केस में वो होता है 225 बार्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने डोम जो है वो इस तरह से ड्रॉ की थी। ये TS डायग्राम में इस तरह से हम लोग शो करते हैं। और हमें ये पता चल गया कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से आपका सेचुरेशन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। और आपकी लेटेंट हीट जो लिक्विड प्लस वेपर डोम है, वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है लिक्विड को मुकम्मल तौर पे वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो कम होती जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपको हीट देनी नहीं, बिल्कुल भी देनी नहीं पड़ती। लिक्विड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में। वो प्रेशर को हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ओके, एंड क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे रिलेटेड जो। तो ये जो लाइन आपकी है, ये कौन सी है, इसमें आपका क्या है, लिक्विड है। ये इसको मैं अगर डिवाइड करूँ दो में, तो ये जो लाइन है ये कौन सी होगी, लिक्विड लाइन है। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। और यहाँ पे क्या है, ये वाली लाइन जो है वो क्या है, सैचुरेटेड वेपर, वेपर लाइन इसको कहेंगे। ये सारे पॉइंट्स वो मिलेंगे। ये हम चीज़ें जो हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, ये हम चीज़ें देख चुके हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग TS डायग्राम को करते थे। और इसका मकसद ये था बताने का कि प्रेशर के इंक्रीज़ करने से आपका सेचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ओके, इसको आप वेट स्टीम, लिक्विड प्लस वेपर को आप वेट स्टीम भी कह देते हैं। तो जिस उसके जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आप हीट करो तो उसको आप सुपर हीटेड स्टीम कह देते हैं, लिक्विड के केस में, वाटर के केस में। सिमिलरली आपने अगर इस प्रेशर पे आपको गिवन है, प्रेशर आपको गिवन है और आपने इस पॉइंट पे देखना हो, तो आपने एंथैल्पी अगर इस पॉइंट पे देखनी है, एंट्रोपी देखनी है, तो उसको हम कहते थे SF कहते थे। यहाँ पे क्या होता है, S G, और यहाँ पे H एंथैल्पी क्या होती है, HF। इस पॉइंट पे एंथैल्पी क्या होगी, HG। और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या होता है, VF, और क्या होता है, VG। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। और अगर दरमियान में आपने एंथैल्पी को देखना होता था, तो एंथैल्पी या किसी भी प्रॉपर्टी को देखना होता है इस पॉइंट पे, तो आपको क्या चाहिए होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन चाहिए होती है। और लेट्स सपोज यहाँ पे W है ये पॉइंट, तो आपको क्या होगा, आपने इस पॉइंट पे एंथैल्पी देखनी है, तो वो क्या होगी, HF प्लस X HF G। ये क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन का आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह आप इससे भी निकाल सकते हैं, SW इज इक्वल्स टू SF
प्लस एक्स एस एफ जी, ये हम चीज़ें देख चुके हुए हैं। तो ये आप ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं रीहीट इन रैंकाइन साइकिल। अब देखें, ये तो था थोड़ा सा रिवाइज कर किया हमने। तो अब हम देखते हैं रीहीट इन रैंकाइन साइकिल कि इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है रीहीट इन रैंकाइन साइकिल की। इससे पहले हम लोग रैंकाइन साइकिल को डिफ़ाइन हम कर चुके हैं। तो क्या होता था रैंकाइन साइकिल में, इसको मैं टीएस डायग्राम में अगर शो करता हूँ, देखें क्या होता है कि अगर मैं हाई प्रेशर पे जो है वो एंटर करवाता हूँ बॉयलर में, मतलब बॉयलर में ही वो फेस चेंज करता है ना। बॉयलर क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, फेस चेंज करता है और सुपर हीटेड में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये मतलब वन पे मैंने बॉयलर पे एंटर करवाया, या पिछले लेक्चर से ही मतलब ये बॉयलर में एंटर करवाया, उसने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, उस वाटर का फेस चेंज किया, उसको सुपर हीट किया। सुपर हीटेड स्टीम को फिर हम किस में से पास करते हैं, हम पास करते हैं टरबाइन में से। किस में से, ये स्ट्रेट लाइन है, किस में से पास करते हैं, हम लोग पास करते हैं टरबाइन में से। इसको मैं कहता हूँ 1 2 तक उसको हमने किया, 2 से 3 जो है वो टरबाइन है ना, उसको एक्सपेंड किया ना, हमें वर्क मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हाई प्रेशर पे हमें जो है वो अब यहाँ पे ये स्टीम जो है वो 3 पे निकल रही है। लेट्स सपोज अगर हमने प्रेशर लो रखा हुआ था तो वो क्या होगा, वो यहाँ से एंटर होगी, ये उसको हमने हीट किया, सुपर हीट किया और बाहर लेके आए। अब ये सेकंड, इसको मैं कह देता हूँ ये प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है। तो अब आपने कॉन्सेप्ट समझना है, जब मैंने बॉयलर में P1 प्रेशर पे जो है वो वाटर को एंटर किया, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया, जब वो टरबाइन से बाहर निकली, तो यहाँ पे आप देखो कि जब वो टरबाइन से एक्सपेंशन के बाद उसकी जो स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो ज़्यादा वो कम होगी ना। और जब मैंने लो प्रेशर पे उसको एंटर किया तो उसको एक्सपेंड करवाया, तो उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो पीछे आ रही है, वो ज़्यादा है। मतलब वो लो प्रेशर पे वो स्टीम जब टरबाइन से एक्सपेंड के बाद एक्सपेंशन के बाद जो निकल रही है टरबाइन से, उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा स्टीम जो है वो स्टीम में है, वाटर में जो है वो कम, उसके वेपर्स हैं वो कम है। मतलब लेट्स सपोज ये 3 पॉइंट पे, ये जो हाई प्रेशर पे है P1 पे है, वहाँ पे उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन लेट्स सपोज 80% है, लेकिन जो P2 प्रेशर से मैंने टरबाइन से एक्सपेंड की है उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन 90% होगी। ठीक है, उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हाई प्रेशर्स पे जब आप उसको टरबाइन से पास करवाते हो तो जो उससे स्टीम निकलती है उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन लो प्रेशर की निस्बत ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होती है। लो प्रेशर्स पे ड्राइनेस फ्रैक्शन जो टरबाइन से पास होने के बाद होती है वो ज़्यादा होती है, और हाई प्रेशर पे ड्राइनेस फ्रैक्शन आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन वो कम होती है। अब इसका नुकसान क्या है, हमें हाई प्रेशर भी चाहिए होता है ताकि हम हाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो टरबाइन से वर्क है वो हमें ज़्यादा मिलेगा। अगर हम हाई प्रेशर पे स्टीम को एंटर करवाएंगे ना टरबाइन में, तो हमें वर्क ज़्यादा मिलेगा। ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि हमने कोशिश ये होती है कि हम लोग हाई प्रेशर पे स्टीम को एंटर करवाएं टरबाइन से, मतलब वो जो P1 प्रेशर है ना उस पे एंटर करवाएं, ना कि P2 प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि हमें P1 प्रेशर पे प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा टरबाइन से पहले। जो टरबाइन जो है वो एक्सपैंड करेगी तो उसका प्रेशर फिर वो कम, मज़ीद कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो उसकी वजह से हमें
जो है वो वर्क डन जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो टरबाइन में स्टीम एंटर करें उसका मैक्सिमम प्रेशर जितना हम अचीव कर सकते हैं उस प्रेशर पे हम लोग एंटर करवाएं टरबाइन में। लेकिन उसके अंदर मसला ये है कि जब वो टरबाइन से एक्सपैंड होगी तो बाद में उसकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो कम होगी, तो उसमें लिक्विड जो है वो ज़्यादा होगा। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये मतलब मसला क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन का? देखें, ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होने का मतलब ये है कि उसमें वेपर्स जो हैं वो ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा है, ठीक है। तो जब वो टरबाइन जो मूव करती है ना, तो वो सुपरसोनिक स्पीड के साथ मूव करती है, वेरी हाई स्पीड। अब टरबाइन के ऊपर आप कोई भी ऐसा फेज़ नहीं होना चाहिए कि टरबाइन की जो है ना वो उसके ब्लेड्स होते हैं उस पे, तो ऐसा होता है कि अगर उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होगी ना तो उसमें पिटिंग के एक कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा होगा। हमारे ब्लेड्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, फट सकते हैं, उनमें जो है वो वियर एंड टियर ज़्यादा हो सकता है, जंग ज़्यादा लग सकता है। तो पिटिंग एक कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा होगा लिक्विड की वजह से, क्योंकि वो भी उनकी भी मतलब स्पीड ज़्यादा होगी। तो हमारी ये कोशिश होती है कि टरबाइन में जब एक्सपेंशन हो रही है ना तो उसमें कोई भी ऐसा फेज़ ना आए जिसमें उसकी जो टरबाइन में ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 0.85 से कम हो, 85% से कम हो। ड्राइनेस फ्रैक्शन टरबाइन से एक्सपेंशन के दौरान 85% से कम नहीं होनी चाहिए, 85 या 85 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0.85 जब वो एक्सपैंड कर रही है। लेकिन जब हाई प्रेशर पे हम एक्सपेंशन करवाते हैं टरबाइन में तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है एक्सपेंशन के बाद वो 70% हो जाए, 85% से कम हो। तो इस प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किस तरह से हम कर सकते हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन वो 85 या 85% से ज़्यादा रहे स्टीम की बाय रीहीटिंग। अभी वो हम देखेंगे। तो पहली वजह रीहीटिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करने की कि हम टरबाइन के बाद जो एक्सपेंशन के बाद जो उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन है स्टीम की उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये थी पहली रीज़न, रीहीटिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करने की। अब दूसरी चीज़ कि हम लोग एक टरबाइन में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ना वो मतलब अब टरबाइन के जो ब्लेड हैं वो बने होते हैं फेरस अलॉय के, फेरस अलॉय, फेरस अलॉय के। अब फेरस अलॉय के ऊपर अगर आप 1000 मैं सपोज करें 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर उसका स्टीम का लेके आते हैं और जो है ना उसको फिर उसके ऊपर जो है वो फेरस अलॉय के टरबाइंस के ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होगा कि फेरस अलॉय जो है वो मेल्ट हो सकती हैं, मतलब वो सॉफ्ट हो सकती हैं। तो हमारे पास एक लिमिट है टेम्परेचर तक जाने की, स्टीम को हम कितना ज़्यादा हीट कर सकते हैं वो एक हमारे पास लिमिट है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हम देख लेते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास एक प्रेशर पे मैंने बॉयलर में एंटर किया और इसको मैं हाई प्रेशर पे लेके गया और यहाँ तक लाया, लेकिन अब उसकी एक लिमिट थी टी मैक्स, मतलब वहाँ से ज़्यादा मैं उसमें स्टीम एंटर नहीं करवा सकता ना। ये टरबाइन में एक्सपेंशन हो रही है ना, उसकी टी मैक्स जो है वो यहाँ तक है, मतलब मैं यहाँ तक एक्सपेंशन करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा और फिर नीचे आऊँगा। अब देखें टी मैक्स की वजह से क्या हो रहा है कि जो एट दी एंड मुझे स्टीम जो आफ्टर एक्सपेंशन मिल रही है उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन कम है, लेकिन अगर मैं उसको ये लिमिटेशन ना होती मेरे पास टी मैक्स की तो मैं उसको मज़ीद हीट करवाता
और फिर करता तो मेरे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन जो एक्सपेंशन के बाद भी ज़्यादा होती। देखिए ना पॉइंट्स में डिफरेंस आ रहा है। तो ये टी मैक्स की वजह से, क्योंकि उसकी जो सॉफ्टनिंग का मतलब खदशा होता है, उसकी वजह से हम टी मैक्स से ज़्यादा जो है उसको हीट नहीं कर सकते। तो जब टी मैक्स की लिमिट है तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन वो कम होगी, मतलब स्टीम में वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे और वही पेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फिर आ जाएगा कि वो टरबाइन को जो है वो बिकॉज ऑफ पेटिंग वो टरबाइन में मसले हो सकते हैं। तो हम लोगों को ड्राइनेस फ्रैक्शन भी 0.85 से ज़्यादा रखनी है या उसके बराबर रखनी है, तो टी मैक्स की वजह से जो है वो भी कम हो जाएगी। तो एक ये फैक्टर है। दूसरा ये कि हाई प्रेशर्स पे जो है वो पॉसिबिलिटी होती है आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होने की, और टी मैक्स की वजह से भी हाई ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब ये दो रीज़न्स हैं, हाई प्रेशर पे और टी मैक्स पे की वजह से आपकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है आफ्टर एक्सपेंशन इन टरबाइन वो कम हो जाती है, और हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.85 से जो है वो ज़्यादा या उसके जितनी रखनी है। तो उसके लिए फिर हमें रीहीटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो देखना पड़ेगा। ओके, टी मैक्स से ज़्यादा हम लोग स्टीम को गर्म नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे कि रीहीटिंग का हमें ये पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है, और हमें ये पता चल गया कि प्रेशर जो है वो हमें हाई प्रेशर ही रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हमें वर्क ज़्यादा चाहिए होता है, और हाई प्रेशर्स पे अगर हम उसको टरबाइन में पास करेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि पिटिंग जो है वो हो सकती है टरबाइंस में, मतलब, और टी मैक्स की वजह से जो है वो तब भी ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है वो कम हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोग रीहीटर्स किस तरह से, रीहीटिंग जो है वो किस तरह से करते हैं टरबाइंस में, स्टीम टरबाइंस में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखें क्या होता है। हम बॉयलर से स्टार्ट करते हैं। बॉयलर में वाटर एंटर होता है, उसको आप हीट करते हो, सैचुरेशन टेम्परेचर तक लाते हो। सैचुरेशन टेम्परेचर पे वो वाटर अपना फेस चेंज करता है, सुपर हीटिंग रीजन तक लेके जाते हो, टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हो। आफ्टर एक्सपेंशन देयर इज़ ए कंडेंसर, देन आफ्टर कंडेंसर देयर इज़ ए पंप, देन अगेन बॉयलर। ये था सिंपल रैंकाइन साइकिल। तो मैं इसको ड्रा कर देता हूँ टीएस डायग्राम में। बॉयलर ये लिक्विड फेस में है, इसको आपने हीट किया, सैचुरेशन टेम्परेचर पे लाया उस प्रेशर पे, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है ना, कोई भी उसको फिर आपने एक्सपेंड किया। आफ्टर एक्सपेंशन उसको आप लाए कंडेंसर में, कंडेंसर ने क्या किया, उसको दोबारा से लिक्विड फेस में लाया। ओके, देन वी हैव ए पंप जो उसको बॉयलर तक लेके जाएगा। तो ये हो गया 1 से 2 बॉयलर, देन 2 से 3 टरबाइन, देन 4 कंडेंसर, 4 to 1 इज पंप। तो ये था आपका सिंपल रैंकाइन साइकिल ना। अब रीहीटिंग से क्या है, उसकी मैंने वजूहत आपको बता दी हैं कि आपके पास जो है वो दो तीन चीज़ें हैं कि आपको 0.85 से जो है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन को ज़्यादा रखना है, और टी मैक्स का। अब रीहीटिंग के हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या होता है। टीएस डायग्राम में ये आपके पास हो गया ये। ओके, ये आपके पास है बॉयलर हाई प्रेशर पे ही क्योंकि आप एंटर कर रहे हो। देन यहाँ पे आपके पास लिमिट है टी मैक्स की, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। ये आपने टी मैक्स तक लेके गए। अब क्या करेंगे,
अब आपने इसको आप एक्सपेंड करवाते हो तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मसला आ रहा है ना। ड्राइनेस फ्रैक्शन को आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेके आना है। तो आपने इसको एक्सपेंड करवाया टरबाइन में, ये टरबाइन में एक्सपेंड हुई। एक्सपेंशन के बाद आपने 2 टरबाइनें लगाई होंगी, अभी मैं आपको उसको स्कीमेटिक में शो करता हूँ। फिर उसके बाद दोबारा से आपने उसको बॉयलर में फीड किया और फिर उसको एक्सपेंड करवाया, और फिर उसके बाद ये कंडेंसर और ये 1 2 3 4 5 6, ये है एक्चुअली मेरी हीटिंग का कॉन्सेप्ट। इसको मैं आप स्कीमेटिकली शो कर देता हूँ। क्या होता है आपके पास 1 से 2 यू हैव ए बॉयलर, ओके। आपने बॉयलर से स्टीम निकली 1 से 2 किसमें गई, टरबाइन में। ये जो स्टीम है ये किस टरबाइन में गई है, यहाँ पे इसने एक्सपेंड करना है। यहाँ पे एक्सपेंशन होगी, इसको हम कहते हैं हाई प्रेशर टरबाइन, HPT। यहाँ पे आपने एक्सपेंड करवाई, ये है आपका बॉयलर से 1 से 2, यहाँ पे 3 एक्सपेंड हुई, ये 3 पॉइंट। फिर दोबारा आपने इसको किस में डाल दिया, फीड बैक टू बॉयलर। इसको फीड किया दोबारा से बॉयलर में, बॉयलर ने दोबारा से स्टीम को जो है वो Tmax तक लेके गई दोबारा से। फिर इसको Tmax पे आने के बाद इसने दोबारा से टरबाइन को दिया, और वो टरबाइन कौन सी है, लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा ना इस जगह पे, तो उस प्रेशर पे जो है वो फिर, अब यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर टरबाइन, और यहाँ पे आपने एक्सपेंशन करवाई उसकी, ये क्या है, लो प्रेशर टरबाइन। तो ये दोनों टरबाइन जो है ना वो आपको क्या दे रही हैं, वर्क, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, लो प्रेशर टरबाइन एक्सपेंशन 3 to 4, 3 से दोबारा से इसको 4 पे लाए, 4 से फिर ये एक्सपेंड होके बाहर निकलेगी 5 पे, और 5 से ये जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर से 6 में बाहर निकलेगी, और 6 के बाद क्या होगा, यू हैव ए पंप, पंप से दोबारा बॉयलर। ये शाफ्ट को मतलब लगाया हुआ है, इसमें से आपको वर्क मिल रहा है ना। ये हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन से आपको सीरीज़ में कनेक्ट की हुई है, और ये दरमियान में शाफ्ट की वजह से आपको फिर वो वर्क मिल रहा होगा ना, W। 1 से 2 बॉयलर हाई प्रेशर टरबाइन से एक्सपेंड हुआ, 3 पे आया, 3 से आपने दोबारा से इसको बॉयलर में फीड किया लो प्रेशर पे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ये प्रेशर लाइन है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर लाइन होगी ना, प्रेशर कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। उसको फिर आपने बॉयलर में फीड किया, बॉयलर ने फिर उसको हीट किया, और हीट करने के बाद उसको 4 पॉइंट पे Tmax तक दोबारा लाया, उसको फिर आपने लो प्रेशर टरबाइन पे फीड किया, वहाँ से आपको एक्सपेंशन हुई। अब आपकी वो जो मसला था ड्राइनेस फ्रैक्शन का वो कम हो जाएगा, फिर उसको कंडेंसर में पंप से फिर दोबारा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने रीहीटिंग की मदद से जो है वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, ठीक है। अब एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, वो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 3 टरबाइंस, अभी हमने कितने टरबाइंस यूज़ किए हैं, हाई प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, आप 3 टरबाइंस भी यूज़ कर सकते हैं।
तो उस केस में आपकी TS डायग्राम कैसे बनेगी वो हम बना लेते हैं। दिस इज योर, ये एक्सपेंड किया, ये टी मैक्स है, इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। टी मैक्स तक गए, एक्सपेंशन इन हाई प्रेशर टरबाइन, देन फीडबैक टू बॉयलर, बॉयलर ने फिर उसको टी मैक्स तक किया, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन, देन अगेन उसको एक्सपेंड किया, फिर उसको बॉयलर में फीड किया, फिर उसको एक्सपेंड किया, और ये एक्सपेंशन, और यहाँ तक ये कंडेंसर, देन अगेन ये पंप। 1 to 2 turbine, 2 to 3 high pressure turbine, 1 to 2 is boiler, 2 to 3 is high pressure turbine, high pressure turbine, फिर उसको फीड किया बॉयलर में, उसको 4 तक लाया, फिर उसको एक्सपेंड किया इंटरमीडिएट टरबाइन में, फिर उसको बॉयलर में 6, फिर ये 7 to 8 कंडेंसर। इस चीज़ की स्कीमेटिक बना लेते हैं। 1 से 2 यू हैव ए बॉयलर, ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपने। 2 to 3 एक्सपेंशन हो रही है, हाई प्रेशर टरबाइन, HPT। आफ्टर एक्सपेंशन 2 to 3, इसको 1 से 2, फिर हाई प्रेशर टरबाइन, फिर 2 से 3 तक उसको एक्सपेंड किया, देन इट इज़